Hello everyone, welcome to Olive Board. In this particular video, we are going to discuss about the nomination rule changes that SEBI has made recently. Before starting the video, अगर आप RBI Grade B 2025 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वर्कशॉप आपके लिए है. दिस इज अ मेगा वेबिनार जहां पे 2 ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे. यहाँ पे एक सॉलिड प्लान शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी. आप अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ सकते हो. This is going to be an amazing webinar. This is scheduled on 6th of April 4 PM. So आप जरूर ये ज्वाइन कीजिएगा अगर आप RBI Grade B 2025 को टारगेट कर रहे हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. And you can start your RBI preparation with us. Right? You can see that we are having 20 plus selections in 2024 examination. And you can download this PDF Olive Board की एप्लीकेशन पे जाके और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चालू कर सकते हो. अभी फटाफट से आते हैं टॉपिक पे. सो सेबी ने नए रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल्स सेबी लेके आया है. नए रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल्स फॉर डीमैट अकाउंट्स एंड फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. तो आपके स्टॉक्स जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो आपके फोलियो नंबर के अंदर पड़े हुए रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, इनके लिए नॉमिनेशन रूल्स नए लेके आया है. देखो, नॉमिनेशन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. आप जानते हो आरबीआई के पास कितने सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हुए हैं, राइट. उसी के लिए सेबी मित्र ऐप भी लेके आया था म्यूचुअल फंड के लिए, राइट, ताकि अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो. तो अभी यहाँ पे सेबी एग्रेसिवली नॉमिनेशन हो गया, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनके लिए बहुत सारा काम कर रहा है. दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग स्टेप्स. तो क्या क्या यहाँ पे शेयर किया गया है मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ. दीज चेंजेस एम टू सिंप्लीफाई द नॉमिनेशन प्रोसेस. अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे काफी सिंप्लीफाई होने वाला है. ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और स्मूदर सक्सेशन प्लानिंग हो पाएगी इन्वेस्टर के लिए. इन्वेस्टर के जाने के बाद जो नॉमिनी के पास आपके शेयर्स आते हैं और म्यूचुअल फंड के एसेट्स आते हैं वो स्मूथली आ पाएंगे. उसमें बहुत सारा रेगुलेटरी कंप्लायंस अब नहीं होने वाला है, राइट. क्या क्या चेंजेस है समझते हैं. सबसे पहले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉमिनी. 10 इंडिविजुअल्स को आप बना सकते हो. नाउ यू कैन नॉमिनेट 10 इंडिविजुअल्स, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है. पहले क्या होता था, आप मल्टीपल नॉमिनीज नहीं बना पाते थे. तो लेट्स सपोज एक पर्सन की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो चाह के भी मल्टीपल लोगों को नॉमिनी नहीं बना पाता था, राइट. वॉलंटरी भी नहीं बना पाते थे. अब एक पर्सन की फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसका मूड हो सकता है कि यार मेरे जाने के बाद मैं सभी को कुछ ना कुछ देके जाऊं. तो यहां आप 10 नॉमिनेशंस रख सकते हो. नए रूल्स के हिसाब से आप 10 नॉमिनेशंस रख सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा यहां पे स्टेप हो गया है. इंक्रीज उसके बाद स्पेसिफिक परसेंटेज अलोकेशन. अब 10 नॉमिनेशन रखे हैं, राइट. 10 नॉमिनीज रख गए तो थोड़ा थोड़ा अलोकेशन सबको दे दिया. 10% इनको दे दिया, 5% इनको दे दिया, 20% इनको दे दिया. ऐसे करके एक इन्वेस्टर यहां पे बढ़िया सक्सेशन प्लानिंग कर सकता है अलोकेट करके, राइट. तो हर नॉमिनी को कुछ ना कुछ यहां पे मिल सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. मैंडेटरी नॉमिनेशन और ऑप्ट आउट फैसिलिटी. ये समझना, या तो आप नॉमिनेशन करवा दो, या तो नॉमिनी बता दो, या आप ये बता दो कि आप नॉमिनी रखना ही नहीं चाहते हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सेबी ने यहां पे कर दिया है. ऑल द सिंगल अकाउंट होल्डर. यहां पे सिंगल अकाउंट होल्डर की बात हो रही है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की बात नहीं हो रही. ज्वाइंट अकाउंट होल्डर देखो वैसे भी सिंपल होता है, सेफ होता है. अगर मिस्टर ए चले गए तो उसका ज्वाइंट होल्डर मिस्टर बी ओनर बन जाएगा, दैट इज ज्वाइंट होल्डर. पर यहाँ सिंगल होल्डर के केस में इशू आता है, क्योंकि वहां पे नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है. नहीं तो किसको दोगे आप, लीगल एड्स को ढूंढते रहो, राइट. तो यहाँ सिंगल अकाउंट होल्डर अगर आप हो तो या तो आप नॉमिनेट कर दो किसी बेनिफिशियरी को, और अगर आप नॉमिनेट नहीं कर रहे तो फॉर्मली आप यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भर दो कि आप नॉमिनी करवाना ही नहीं चाहते, ऑप्ट आउट करना चाहते हो नॉमिनेशन फैसिलिटी से. तो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ. या तो नॉमिनी अपॉइंट कर दो, या बता दो कि आपको नॉमिनी चाहिए ही नहीं. ज्वाइंट अकाउंट मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी. मिस्टर ए फर्स्ट अकाउंट होल्डर हो गए, मिस्टर बी सेकेंड अकाउंट होल्डर हो गए. ये होता है ज्वाइंट अकाउंट. अगर एक होल्डर चला गया, मान लो मिस्टर ए का डिमाइस हो गया, डेथ हो गया, तो जो सर्वाइविंग होल्डर है मिस्टर बी, वो क्या कर लेंगे, असेट्स का कंट्रोल ले लेंगे विदाउट नीडिंग दी एडिशनल केवाईसी. ये भी एक यहाँ पे काफी ईज होने वाला है. तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, मिस्टर बी उस अकाउंट को कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि अब वो नए ओनर बन चुके हैं, राइट.
यहाँ पे साइमल, अभी किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर अगर दोनों ही चले गए तो, मान लो दोनों एक ही कार में जा रहे हैं, राइट, एक्सीडेंट हो गया, दोनों ना रहे तो क्या होगा? तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, उन जॉइंट होल्डर का जो भी नॉमिनी होगा, राइट, जो भी उनका नॉमिनी होगा वो इसको कंटिन्यू करेगा। तो रजिस्टर्ड नॉमिनी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेगा। सर अगर नॉमिनी भी नहीं हुआ तो यार फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो डायरेक्टली लीगल हेयर्स, या फिर अगर उनकी विल है तो एज पर विल, ठीक है, लीगल हेयर्स या फिर उनकी विल है तो एज पर विल चला जाएगा, राइट। तो फिर वही एक प्रोसेस बचता है, वही एक तरीका बचता है। जॉइंट होल्डर है, एक चला गया तो दूसरा कंटिन्यू कर लेगा, दोनों एक साथ चले गए तो नॉमिनी कंटिन्यू कर लेगा, नॉमिनी भी नहीं है तो फिर लीगल हेयर और विल के थ्रू। लीगल हेयर क्या होते हैं, जो भी उनके फैमिली वाले होते हैं, राइट, जिनका उसमें हक बनता है, राइट बनता है, राइट। और विल क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, एक उनकी विलिंगनेस क्या थी वो एक डॉक्यूमेंट में लिख के जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड विल। Enhanced nominee identification, nominee must provide essential identification details like पैन नंबर हो गया, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ताकि यहाँ पे उनका रिलेशनशिप इंस्टेब्लिश किया जा सके और उनकी KYC की जा सके। Simplified transmission process in the event of investor's demise. Nominee are required to only submit a self-attested copy of death certificate. उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर दो इन्वेस्टर का, और उनकी खुद की KYC डिटेल, नॉमिनी की KYC डिटेल एक बार वापस सबमिट कर दो। यहाँ पे वो उनको शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो भी होंगे वो दे दिए जाएंगे इसके बेसिस पे ही, राइट। सो नॉमिनी इनहेरिटिंग दीज असेट्स ईदर कैन कंटिन्यू जॉइंटली। मान लो बहुत सारे नॉमिनीज हैं, ठीक है, मान लो 4 नॉमिनीज है, तो या तो वो जॉइंटली कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वो अपने सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं और उनका शेयर अपने अपने अकाउंट में ले सकते हैं। दोनों ही चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एफिडेविट्स हो गए, इंडेमनिटीज हो गए, आर नो लॉन्गर नेसेसरी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, राइट। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, जिसके घर में होता है उसको पता होता है कितना सारा एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिलीफ हो गया है म्यूचुअल फंड के नॉमिनीज को ठीक है। The only document required for the asset transfer to the nominees are self-attested copy of the death certificate। तो एक तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इन्वेस्टर का, एक KYC नॉमिनी की या अपडेटेड KYC देनी होगी। तीसरी चीज क्लियरेंस फ्रॉम द क्रेडिटर इफ एनी प्लेजिंग हैज बीन डन अगेंस्ट द एसेट। इसको समझ लेते हैं। मिस्टर ए जो है वो इन्वेस्टर थे, इनके पास 1 CR के शेयर्स पड़े थे, राइट। इन्होंने एक लोन लिया था, लोन का अमाउंट भी 1 CR था। इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटीज के अंदर ये शेयर्स प्लेज करवा दिए। सिक्योरिटीज मांगी, राइट, बैंक ने सिक्योरिटीज मांगी, इनने बोला यार मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम ये शेयर रख लो, राइट। ये भी 1 करोड़ के, तुम्हारा लोन भी 1 करोड़ रुपए का, ये शेयर्स रख लो। अब जब मिस्टर ए की डेथ होती है तो लोन सेटल कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो ऐसा नहीं होगा कि ये सारे के सारे शेयर्स डायरेक्टली नॉमिनी को चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मान लो SBI बैंक था जिन्होंने लोन दिया, तो आप SBI बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आओ, वो क्रेडिटर है, राइट, वो मिस्टर ए से पैसा मांगते थे, वो क्रेडिटर है। पहले क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आओ कि उनको लोन पे हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये असेट्स, ये सिक्योरिटीज, ये शेयर्स वहां पे प्लेज्ड थे। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ नॉमिनी के पास आ जाएगा और SBI बैंक को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसीलिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट भी डाला, जो कि बहुत जरूरी है, राइट। प्रोविजन फॉर इनकैपेसिटी वाला इन्वेस्टर, तो कितनी बार क्या होता है, देखो इन्वेस्टर्स अलाइव तो हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है, पर कुछ ऐसा हेल्थ रीजन हो गया है जिसकी वजह से वो अभी इनकैपेबल हो चुके हैं, तो भी वो एक नॉमिनी को ला सकते हैं ताकि वो उनके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर पाए। ऑब्वियसली वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक नॉमिनी को ला सकते हैं फॉर दिस रीजन, ताकि वो उनके बिहाफ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर पाए। तो अप्रोप्रिएट रिस्क मिटिगेशन मेजर्स भी लिए जाएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बना रहे, यहाँ पे कोई इशू ना आए उनको। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो होते हैं वो नॉमिनी नहीं होते हैं, राइट। मान लो मिस्टर ए ने किसी को POA दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तो वो डीम्ड नॉमिनी नहीं बन सकते। नॉमिनी होगा हमेशा। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी एक्स पर्सन के पास पावर है उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने की, राइट, वो नॉमिनी नहीं होता है, वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ही होता है।
नॉमिनेशन प्रोसेस को यहाँ स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है अक्रॉस ऑल द इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। इससे क्या होने वाला है, बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मेकिंग इट ईजियर फॉर द इन्वेस्टर्स टू नेविगेट द सिस्टम। अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड शेयर अमंग द नॉमिनीज, अभी समझना मान लो 2 नॉमिनी थे, इन्वेस्टर ए मिस्टर ए थे, इनका डेथ हुआ, इनके पास पड़े थे मान लो 11 शेयर्स पड़े थे, इनके 2 नॉमिनी है, नॉमिनी 1 नॉमिनी 2, 50-50% शेयर इनका नॉमिनेशन था। तो अब क्या शेयर तो डीमैट फॉर्म में होता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो, तो क्या पेपर आधा कर दोगे क्या यहाँ पे, राइट? 2 नॉमिनी है डिवाइडेड बाय 2 तो 5.5 आ गया। तो यहाँ पे मिस्टर ए को, सॉरी फर्स्ट वाले नॉमिनी को 5.5 शेयर देने, सेकंड वाले को भी 5.5 शेयर देने। तो शेयर को आधा तो कर नहीं सकते, इंडिया के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट भी अभी तक आया नहीं है, यूएस के अंदर तो है, राइट? ऐसे केस के अंदर क्या किया जा सकता है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो बेटर है कि जो नॉमिनी 1 है, जो फर्स्ट नॉमिनेशन है, उसको आप 6 शेयर दे दो 5.5 की जगह, और जो सेकंड वाला है उसको आप 5.5 की जगह 5 दे दो। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझते हैं। इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू अलोकेट स्पेसिफिक परसेंटेज। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अलोकेट कर दिया 50-50%। अब उस टाइम तो उनको ध्यान रहा ही नहीं कि मेरे पास तो 11 शेयर्स हैं, राइट? ये 11 का डिवीजन होगा कैसे, 5.5 तो एक बार तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अलोकेशन कर दिया ताकि डिस्प्यूट ना आए। उसके बाद अब जब एक्चुअल में उनकी डेथ हुई तो पता चला ये तो ऑड लॉट डिवीजन है। ऑड लॉट मतलब ये इक्वली डिविजिबल है ही नहीं, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। बाहर की कंट्रीज में तो क्या होता है, फ्रैक्शनल शेयर्स भी होता है, आप आधा शेयर भी खरीद सकते हो, एक नहीं खरीदना चाहो तो फ्रैक्शनल शेयर्स बोलते हैं इसको। पूरा शेयर नहीं खरीदना चाहो तो हाफ भी खरीद सकते हो। इंडिया में अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आना बाकी है, अभी तक आया नहीं है। तो ये ऑड लॉट डिवीजन का केस बन जाता है। 11 शेयर्स हैं, 2 नॉमिनी है, तो 5.5 हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो द एक्स्ट्रा असेट मतलब 6 विल गो टू द फर्स्ट नॉमिनी बाय डिफॉल्ट। पहले नॉमिनी के पास यहाँ पे एक अनड्यू एडवांटेज है कि जो एक्स्ट्रा यूनिट आ रही है, देखो 0.5 इसमें एक्स्ट्रा है, 0.5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको दे दो, ठीक है? एडिशनल 1 यूनिट जो बन रही है वो इसको दे दो, ओके? ये यहाँ पे प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर प्री डिसीज्ड नॉमिनी इफ द नॉमिनी पासेस अवे। यार मिस्टर ए ने क्या किया कि मेरे जाने के बाद, मिस्टर ए इन्वेस्टर थे, उनने सोचा यार मेरे जाने के बाद मिस्टर बी कंटिन्यू करेंगे एज अ नॉमिनी, सब कुछ उनका हो जाएगा। मिस्टर ए तो अभी भी एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल खड़े हैं, पर पता चला कि मिस्टर बी उनसे पहले चले गए, राइट? मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी डिलीट हो गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, द डिसीज्ड नॉमिनी शेयर इज ऑटोमेटिकली रीअसाइंड अमंग द सर्वाइविंग नॉमिनी। मान लो और भी नॉमिनी थे, मिस्टर सी, मिस्टर डी, तो जो डिसीज्ड नॉमिनी का शेयर था वो ऑटोमेटिकली मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर डी जो कि दूसरे नॉमिनीज थे उनको ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनी ही नहीं था तो नाउ द इन्वेस्टर नीड्स टू अपॉइंट अनदर नॉमिनी। भाई तुम नया नॉमिनी लेके आ जाओ, राइट? नहीं तो वापस से तुम्हारा नॉमिनी तो चला गया, तो तुम नया नॉमिनी लेके चले जाओ, नहीं तो वापस से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो इन्वेस्टर चला गया, फिर नॉमिनी को आप परेशान कर रहे हो। जनरली नॉमिनी उसके घर वाले ही होते हैं, उनको आप परेशान कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। तो यहाँ पे सेबी ने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप लिया है। एफिडेविट्स हो गए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सबको एलिमिनेट कर दिया है। भाई हमको नहीं चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, राइट? सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके आओ। एक तो क्रेडिटर वाला सर्टिफिकेट कि उनको कोई इशू नहीं है, कोई लीन नहीं है, कोई प्लेज नहीं है, राइट? एक आप अपने KYC डॉक्यूमेंट्स ले आओ नॉमिनी, और एक जो इन्वेस्टर है जिसकी डेथ हो गई है उनका आप क्या करो, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेके आ जाओ, राइट? इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन तो ये 1 मार्च 2025 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग स्टेप है। रेगुलेटेड एंटिटीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, डिपॉजिटरीज हो गए, सबको सेबी के यहाँ पे ऑर्डर्स जा चुके हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीकेशन फॉर द इन्वेस्टर, इससे रिड्यूस होंगे अनक्लेम्ड असेट, राइट? यहाँ पे सीमलेस ट्रांसफर हो पाएगा बिटवीन द इंटेंडेड बेनिफिशियरी। तो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी। अभी इसी न्यूज़ से मैं एक और न्यूज़ को रिलेट करना चाहता हूँ, राइट? है खैर ये हमने फाइनेंस करंट अफेयर्स में कवर कर लिए, स्टिल आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़ आपस में कैसे रिलेट हो जाती हैं। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ भी कोलैबोरेट किया था ताकि अनक्लेम्ड असेट्स को कम से कम किया जाए।
आप जानते हो इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़े हैं बैंक में। सेबी नहीं चाहता कि अनक्लेम्ड असेट्स भी पड़े रहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेट किया था। सर उससे क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेट कर लिया तो क्या बड़ी बात है? अरे मेरी बात समझना, आप सभी जानते हो डिजी लॉकर एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे ऐप है बेसिकली, जहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको उसके ऊपर मिल जाते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन द एवरीवेयर। बेसिकली वो एक्सेप्टेबल है, इट इज एज गुड एज अ ई डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं बोल सकते कि आधार कार्ड फिजिकली चाहिए, ये आपका डिजी लॉकर वाला आधार कार्ड भी एक्सेप्टेबल होता है, लाइसेंस भी एक्सेप्टेबल होता है हर जगह, राइट। अभी बहुत सारे अनक्लेम्ड असेट्स पड़े थे, सेबी चाहता नहीं है कि अनक्लेम्ड असेट्स और बढ़े, इसीलिए ये कोलैबोरेशन हुआ है। बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, राइट, वो अब आप डिजी लॉकर पे भी देख सकोगे, वो आप डिजी लॉकर पे भी देख सकोगे। इससे क्या होगा, देखो इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी डाली, इसीलिए मैं इस सर्कुलर के साथ इस न्यूज को कंबाइन करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब हम कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं ना तो मजा आता है, जब उसको रटते हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आता और ऐसा हमारे चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। वाइब्स ही अच्छी नहीं आती है। हर चीज कनेक्ट कर करके पढ़ा करो, मजा तभी आएगा। तो अभी जैसे देखो आप डिजी लॉकर वाली न्यूज को हम इससे कनेक्ट करके पढ़ते हैं, वहां पे भी नॉमिनेशन फैसिलिटी डाली और ये ज्यादा बेटर है। यूजर्स कैन अपॉइंट नॉमिनीज विद इन द डिजी लॉकर, अब नॉमिनी डिजी लॉकर के अंदर ही अपॉइंट हो जाएंगे। ग्रांटिंग देम द यूजर्स डॉक्यूमेंट एक्सेस। मिस्टर ए चले गए तो अब या तो इनके जो नॉमिनी है वो इनका अकाउंट खोल के देखें या इनके डॉक्यूमेंट्स ढूंढते फिरें, क्यों ना डिजी लॉकर पे ये सब कुछ हो जाए। जैसे ही मिस्टर ए चले गए ऑटोमेटिकली इनके नॉमिनी के पास क्या आ जाएगा, इनके डिजी लॉकर के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस आ जाएगा। इससे क्या होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त ये स्टेप है सेबी का, राइट, बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है आने टाइम में। ये जरूरी था, हर चीज डिजिटल हो जानी चाहिए, राइट। सो दिस फीचर फैसिलिटेट्स इजी मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज्ड फाइनेंशियल असेट्स बाय फैमिली मेंबर्स। अरे फैमिली मेंबर डॉक्यूमेंट ही ढूंढते चले जाते थे, और ये सारे क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनको जो इन्वेस्टर होता है वो ऐसे खुले में नहीं रखता, कहीं छुपा के रखता है या कहीं सेफ जोन में रखता है, मे बी लॉकर में रख दिया, मे बी कबर्ड्स में रख दिया, राइट। तो डॉक्यूमेंट कितनी बार नहीं मिलता, ढूंढना चैलेंज हो जाता है। तो बेटर है ना सब ई डॉक्यूमेंट कर दो और वहीं से नॉमिनी को एक्सेस मिल जाए। अरे भाई ई डॉक्यूमेंट तुमने कर दिया, उसके बाद भी नॉमिनी को वहां से एक्सेस नहीं मिल रहा तो मजा कहाँ आया, इंटीग्रेशन कहाँ हुआ। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। अगले 10 साल 20 साल के अंदर इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सेबी ने इतना अच्छा स्टेप लिया। हम इन छोटी छोटी चीजों को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी है। जिसके घर में कभी प्रॉब्लम आती है वो जानता है कि ये कितना डिफिकल्ट होता है, राइट। ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन, इन्वेस्टर की जैसी डेथ हो गई, डिजी लॉकर विल अपडेट द अकाउंट स्टेटस यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेथ सर्टिफिकेट। जैसे डेथ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, डिजी लॉकर अपने आप ट्रिगर करेगा एक नोटिफिकेशन नॉमिनी को, राइट, कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है और ये आपके पास सारे एक्सेस आ चुके हैं। सो नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स विल रिसीव ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। देखो डेथ सर्टिफिकेट है, जैसे ही वो जनरेट हुआ डिजी लॉकर को पता चल गया, वो नॉमिनी को नोटिफिकेशन देगा, राइट, कि अब ये जो डिसीज्ड है इनके जो असेट्स हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट से आपको ट्रांसफर होता है। सो कितना जबरदस्त ये स्टेप होने वाला है, राइट। अभी फटाफट से कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो एमसीक्यूज आने वाले। न्यूज पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बढ़िया होती है, समझने के लिए और प्रैक्टिकली समझने के लिए कि उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि कभी एमसीक्यू लेके आ जाऊं, कभी न्यूमेरिकल लेके आ जाऊं या फिर कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेके आ जाऊं। तो ऐसी चीजें हम करते रहेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन मिलेगा। सिर्फ न्यूज ही डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेबीज न्यू रूल, मैक्सिमम कितने नॉमिनी इन्वेस्टर अपॉइंट कर सकता है डीमैट में या म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, राइट। ये सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10। तो आप 10 नॉमिनी यहां पे रख सकते हो। फ्रॉम विच डेट डिड सेबी रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल्स फॉर डीमैट अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट केम इनटू इफेक्ट? कौन सी डेट से ये इफेक्टिव होने वाले हैं, ये सारी चीजें अप्लाई होने वाली है? अभी अभी हमने पढ़ा था 1 मार्च 2025 से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, राइट? सो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। What must single holder account holder now do under the SEBI's revised nomination rules? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या होना चाहिए? अगर आप सिंगल होल्डर हो तो ऐसे केस में क्या होगा? सिंगल होल्डर हो तो ऐसे केस में क्या होगा? सिंगल होल्डर्स के केस में क्या होने वाला है? तो सिंगल होल्डर को क्या करना पड़ेगा? या तो आप नॉमिनी को अपॉइंट कर दो, नहीं कर पा रहे हो, इच्छा नहीं है, तो क्या करो, आप सीधा ऑप्ट आउट वाला फॉर्म भर दो कि मुझे नॉमिनी ऑप्ट ही नहीं करना। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ अ जॉइंट अकाउंट, इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर पासेस अवे अंडर द न्यू सेबी रूल? अगर जॉइंट अकाउंट है, मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, तो फिर क्या होने वाला है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जॉइंट अकाउंट के होल्डर्स के केस में ये वाला सर्कुलर क्या बोलता है? तो ये वाला सर्कुलर जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में बोलता है कि जो सर्वाइविंग होल्डर है वो कंटिन्यू करेंगे, अगर मिस्टर ए चले गए तो मिस्टर बी कंटिन्यू करेंगे, और अगर मिस्टर ए और बी दोनों साथ में चले गए तो इनका नॉमिनी कंटिन्यू करेगा, और नॉमिनी भी नहीं है, राइट? तो ऐसे केस में क्या होगा? लीगल एयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, या फिर इनकी विल में जो लिखा है वो उस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इफ द असेट वैल्यू कैन नॉट बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द नॉमिनी, व्हाट डज सेबी रूल स्पेसिफाई? अगर असेट वैल्यू को आप इक्वली नहीं डिवाइड कर पा रहे हो तो ऐसे केस में क्या होने वाला है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा शेयर होता है बेसिकली वो किसको चले जाता है? फर्स्ट नॉमिनी को चले जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस शॉर्ट वीडियो, और आपको वापस से याद दिलाना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज दिस वर्कशॉप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो ये मेगा वेबिनार जो है वो 6 अप्रैल को है 4 PM से। आप इसके लिए डेफिनेटली अटेंड करो, अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करो यहाँ पे, और 4 मंथ स्ट्रैटेजी समझो यहाँ पे 2 AIR से, राइट? दोनों ने ही AIR 1 ली है। आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस की, इनकी गाइडेंस का इंपॉर्टेंस कितना ज़बरदस्त होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पे, राइट? हमें हमेशा सबसे सीखना चाहिए, अपने टीचर्स से और उन लोगों से जिन्होंने वो एग्जाम क्रैक कर रखा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन सम अदर वीडियो।